हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। ये हमारा मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर्स का पार्ट 3 रहेगा। ठीक है ना। हम मुझे जैसे बहुत से लोगों का मेल आया कि थोड़ा सा आप वीडियो में इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपनी वॉइस में इम्प्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा समझाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं अपने और समझाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करूँ आपको, ताकि और अच्छे समझ में आ सके। ठीक है ना। बाकी जो वीडियो को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं ही असल में सारे नोट्स भी लिख रहा हूँ और मतलब वीडियो बना भी रहा हूँ और उसे वापसी अपलोड भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं से कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ठीक किया जा सके। तो आइए हम चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमने जो कल का टॉपिक पढ़ा था उसे एक बार पहले डिस्कस करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पहले मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हमने कल पढ़ा था, तो उसे क्या था। मनी मार्केट क्या होती है, हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर डील करेंगे। लॉन्ग टर्म जैसे हमारे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड जो कि हमारे वो लॉन्ग टर्म के अंदर आ गए, वो सब कैपिटल मार्केट के अंदर होते हैं। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर जो हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं, वो सब मनी मार्केट के अंदर आ गए। ठीक है ना। इस मनी मार्केट में क्या है कि एक साल से कम के समय में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डील की जाती है, लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या है कि एक साल से ज़्यादा के लिए डील की जाती है। मनी मार्केट में कम लोग होते हैं, कैपिटल मार्केट में लोग ज़्यादा होते हैं। दोनों को ही एक तरह से आरबीआई रेगुलेट करती है, पर इसमें क्या है कि मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है प्रॉपरली, लेकिन कैपिटल मार्केट को सेबी देखती है। मनी जो मनी मार्केट में लगती है वो बड़े इन्वेस्टर्स लगाते हैं, बड़ी एंटिटीज, बड़े इंडिविजुअल्स के बार एक बार डील करते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या है, हर छोटा छोटा इंसान, हर छोटा बड़ा इंसान जो शेयर्स खरीद सकता है, जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है मनी मार्केट के अंदर, सॉरी कैपिटल मार्केट के अंदर, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, अपनी मनी। ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हमारे रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सब हो गए हमारे। जब बैंक्स को मनी की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इन सब के ऊपर डील करते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर हमारा बैंक्स फिर से बोरो करते हैं। बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कमर्शियल पेपर के अंदर बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े कॉर्पोरेट्स से पैसा उठाते हैं। ठीक है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड चाहिए होता है, तो वेज और मीन्स के एडवांस के थ्रू लेती है, ट्रेजरी बिल्स या कैश मैनेजमेंट बिल इशू करती है। ये सब हो गए हमारे। फिर हमने देखा कि सिक्योरिटीज क्या होती है हमारी मनी मार्केट के अंदर, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, जैसे कि आप सब लोग इसको कल देख पा रहे थे। ठीक है ना। ट्रेजरी बिल्स क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल भी हमारा शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है। ट्रेजरी बिल्स के अंदर कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, डिस्काउंट इशू करती है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के अंदर, यानी एक साल से अंदर अंदर। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, प्रोमिसरी नोट हो गए एक तरह के फॉर्म में। ऐसे हमारे कैश मैनेजमेंट बिल भी हो गए, ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं। किस लिए होते हैं, टेम्परेरी कैश मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की। ठीक है ना। ये सब हो गया हमारा। इसके बाद हमारे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब हमारा शॉर्ट टर्म के ऊपर ही डील करते हैं। आप इन सब में पढ़ सकते हैं अच्छे से। जैसे कमर्शियल पेपर क्या है, 7 दिन से 1 साल के लिए 5 लाख के उसमें इशू होते हैं। 5 लाख के मल्टीपल इशू होते हैं, यानी 5 मिनिमम 5 लाख तो होगा, फिर यानी इसका 5, 10, 15, 20, 25 लाख ऐसे इशू होंगे। इसके बाद हमारा सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म लोन की तरह बैंक को अगर चाहिए होते हैं, एक साल से कम के अंदर अंदर। ठीक है ना। डिस्काउंट भी इशू होते हैं, लेकिन सीडी के अगेंस्ट में लोन नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हमारे सिक्योरिटीज क्या है, हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर हो गए, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा सिक्योरिटी इशू कर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए कुछ ले लिया, कंपनीज डिबेंचर के तौर पे ले लिया। ये सब क्या है, हमारा लोन लेने का तरीका है कैपिटल मार्केट के अंदर। उसमें क्या हमने फिक्स कूपन रेट पे लिया, फ्लोटिंग कूपन रेट पे लिया, इन्फ्लेशन इंडेक्स कूपन रेट्स के ऊपर पैसा उठाया बाजार से, कैसा लिए। इन सब के दूसरा से देखें तो जो लोन पैसा दिए उन लोगों का पैसा फायदा कैसे होगा, ये सब बात हो गई हमारी। इसके बाद हमारी बॉन्ड यील्ड को लेके हो गया था कि अगर बॉन्ड यील्ड गिर रही है और तो हमारे बॉन्ड प्राइस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो हमारी बॉन्ड यील्ड प्राइस की वैल्यू गिर जाती है। इसलिए सबसे ऑप्शन ट्विस्ट लिखा हमने, इन इट वेन एवर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज, अगर कभी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बढ़े ऑफ सर्टेन बॉन्ड, आरबीआई क्या करती है, उसे दोबारा खरीद के फिर से इशू कर देती है। यानी अगर बॉन्ड इतनी ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है कि बॉन्ड के पैसे ही गिर गए हैं, मतलब बॉन्ड की वैल्यू गिर रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, उसे खुद ही खरीद लेगा, खुद ही दोबारा इशू कर देगी, ताकि वो कंट्रोल में रहे। ठीक है ना। ये सब हमारा इसके लिए हो गया था, आप सब देख सकते हैं। प्रिंटिंग मनी से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। पहले
यूएसए में जैसे ध्यान रखा जाता था कि अगर $1 प्रिंट हो रहा है तो 0.88 ग्राम का गोल्ड डिपॉजिट किया यूएस ट्रेजरी के अंदर। उसका इंडिया में वैसे था कि अगर ₹100 का नोट इशू हो रहा है तो ₹40 का गोल्ड प्लस फॉरेक्स जमा किया जाए। फिर हमने थोड़ा कम कर दिया, धीरे इसको हमने एक तरह से बंद भी कर दिया है। बंद तो नहीं किया, मतलब मिनिमम रिजर्व पे लिया है कि आरबीआई जब नोट प्रिंट करेगा तो कितना उसका करेगा, कैसा हो सकता है, इस बात को लेके ये सब आप एक बार वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मनी सप्लाई मनी डिमांड क्या है कि मनी डिमांड हमारी जब मार्केट में होती है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उस चीज़ को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई के कितने फैक्टर्स हैं, इन सब बातों को ध्यान रखना, ये सब हमने देखा था। कि फिर M1 M2 M3 M4 और M0 क्या होता है, इन सबको हमने देखा कि M1 कैश के लिए है, M2 M1 और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के लिए दिया गया है, M3 M1 और टाइम डिपॉजिट को ऐड करके दिया गया है। इस तरह से आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम को लेके। फिर मैंने कहा मनी मल्टीप्लायर क्या है कि अगर मार्केट में ही पैसा बढ़ाना है, पैसा है नहीं बस मार्केट के अंदर, लेकिन उसको दिखाना ऐसा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब क्रेडिट को उधार को और बढ़ा दिया, हमने मनी मल्टीप्लायर का यूज कर लिया एक तरह से, यानी रिजर्व मनी डिक्रीज हो गई, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया। लोगों की बैंकिंग हैबिट को इंक्रीज कर दिया, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करा दिया। लिक्विडिटी बेसिस के लेके हमने देखा कि M1 M2 M3 कैसे काम कर रहे हैं, ब्रॉड मनी को लेकर देखा, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट बेरिंग क्या है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये IMF की यूनिट रहती है, हर 5 साल में इसका रिव्यू हो जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तक SDR एलोकेशन हमारा SDR होल्डिंग की तरह था। अगर आप सबको देखें तो SDR क्या है बेसिकली, SDR मतलब कुछ नहीं है कि जैसे IMF है, IMF का पैसा पड़ा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर IMF को 10 लाख रुपए चाहिए था, तो हमने क्या किया कि 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का US डॉलर दे दिए, फिर 2 लाख रुपए के हमने पाउंड दे दिए, फिर हमने 1 लाख रुपए की रेमबेनी दे दी, फिर 2 लाख के जापानीज येन दे दिए, फिर हमने 2 लाख रुपए कुछ और करेंसी में पैसा दे दिया जो टॉप 5 मेजर करेंसीज हमारी मजबूत वाली, फिर 1 लाख रुपए बचा हुआ हमने अपने पैसों में दे दिया रुपीज़ में। तो हमने क्या किया, IMF का जो पैसा हमने सेव कराया था उसको अलग अलग करेंसी में सेव करके रख दिया, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर अगर हमें पैसा चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, हम वहाँ से वो पैसा निकाल सकें। बेसिकली इसका यही काम है और कोई काम नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिस दिन दिल चाहो और मुंह उठा के चल पड़े IMF से पैसा लेने अपना, वो पैसा सिर्फ जरूरत के टाइम पे ही दिया जाएगा, जो कि उसकी मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने रिजर्व बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। RBI के बारे में पढ़ा और RBI फंक्शन क्या है, RBI कैसे बना, 1926 की रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस को देख के बनाया गया था, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहा गया। फिर RBI एक्ट के 1934 के एक्ट के थ्रू पास किया गया। 1935 में RBI स्टार्ट हुआ, इसकी पेड कैपिटल उस समय 5 करोड़ रखी गई थी। फिर RBI के पहले गवर्नर SBO स्मिथ थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख बने, ठीक है ना। 1948 में जब देश आज़ाद हो गया तो 100% RBI की ओनरशिप थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले ली। फिर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि बैंक्स के ऊपर फर्दर रेगुलेशन की जाए, ठीक है ना। इन सब बातों का हमने ध्यान दिया। फंक्शंस देखिए RBI के हमने क्या क्या होते हैं, RBI नोट प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन और 1 रुपये का नोट प्रिंट करती है। RBI काम क्या है, फॉरेक्स को मेंटेन करके रखना, बैंक ऑफ पेमेंट का ध्यान रखना, सारे बैंकों का भगवान है, बैंकर्स टू बैंक, उन्हें पैसा देना है लेना है, सारे बैंकों में पैसा कहाँ जमा कराएंगे, RBI के पास जमा कराएंगे, ठीक है। लैंड ऑफ लास्ट होती है कि अगर किसी बैंक को कभी पैसा नहीं मिल पा रहा बाजार में से तो क्या करेगी, RBI के पास जाके थोड़ा पैसा उधार मांग लेगी, ठीक है ना। सारा R&D कौन देखता है, RBI देखती है, बैंक्स को लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान देना है, ठीक है, उन सब बातों का ध्यान रखती है। उसके अलावा हमारा बजट आया है, बजट इंप्लीमेंट हो गया, पैसा लग गया, सरकार ने दे दिया, आगे मार्केट पैसा इन्वेस्ट हो गया, फिर हमारी बैलेंस शीट बनानी है, सारा चीज़ों का ध्यान कौन रखती है, RBI। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो होती है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है और क्यों हो रही है, तो जहाँ तक इसकी बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की क्या होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी होती है जिसको RBI की हेल्प से बनाया गया था। इसका काम क्या है कि बेसिकली मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी इन्फ्लेशन कम करनी है, ठीक है, मनी सप्लाई क्या है उसको देख के, इन्फ्लेशन को देख के
या उसकी वजह से मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस आ रहा है, उन सब चीज़ों को जो ध्यान रखते हैं हम लोग कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो मनी सप्लाई बढ़ गई है, अगर इन्फ्लेशन घट गई है तो मनी सप्लाई कम हो गई है, इन सबको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका हम लोग अगर ध्यान दें, इसका बेसिक काम है यूज टू मैनेज इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई बाय मनी इंस्ट्रूमेंट्स। मेन काम क्या रहेगा, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को मार्केट में देखना, कंट्रोल करना। इफ ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई कॉल्ड एक्सपेंशनरी और डोविश कॉल्ड एज चीप मनी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करानी बाजार के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इसको हम डोविश पॉलिसी भी कहते हैं, इसको हम चीप मनी भी कह सकते हैं, जो कि मंदी के टाइम पे हम यूज करते हैं। अगर हमें मनी सप्लाई डिक्रीज करानी मार्केट के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, हॉकिश पॉलिसी यूज करेंगे, डियर मनी का कहेंगे इसे, ठीक है। हमें पैसा कम कराना है, इन्फ्लेशन बढ़ गई मार्केट में, हमें पैसा कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, तो इसके लिए हम लोग इस पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। Another classification on the basis of the orientation क्या है पॉलिसी का, it focuses on export promotion called as export oriented, it focuses on the development targeting called as development oriented, it focuses on inflation targeting called inflation oriented। कहने का मतलब है अगर ये पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की तरह से देखेंगे, हम काम करेगी पॉलिसी। अगर डेवलपमेंट टारगेटिंग कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड की तरह चलेगी पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी हम लोग फोकस कर इन्फ्लेशन को टारगेट करना है तो इन्फ्लेशन ओरिएंटेड की तरह चलेगी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, प्राइस स्टेबिलिटी करना, मार्केट में चीज़ों के प्राइस को स्टेबल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। एक्सचेंज आपको पता होगा डॉलर्स को जो रुपीज़ में होता है हमारा, उसको एक्सचेंज रेट हमारा जो है डिफरेंट करेंसीज को लेकर उसको स्टेबल करना। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना मार्केट के अंदर, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कराना लोगों के अंदर ताकि सबको बराबर पैसा मिल पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है, कितने मेंबर होते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कोई कमेटी भी होगी, तो वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू बनाई गई थी आरबीआई का अमेंडमेंट एक्ट लाके 2016 के अंदर, ठीक है। डिसीजन कैसे लिया गया था इसका, डिसीजन टेकन बाय मेजोरिटी इफ टाई गवर्नर कास्टिंग वोट। अगर इस पॉलिसी के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो कैसे होगा, मेजोरिटी से। अगर टाई हो जाता है तो जो गवर्नर होंगे आरबीआई के, उनका कास्टिंग वोट होगा, मतलब उनका जो वोट होगा सब्सिडरी होगा, सबसे ऊपर होगा, इस तरह से। इसके 6 मेंबर होते हैं, जो कि हमारे 3 आरबीआई मेंबर रहेंगे, एक आरबीआई गवर्नर, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तीसरा एनी मेंबर ऑफ आरबीआई। मतलब आरबीआई के गवर्नर होंगे, गवर्नर जो डेप्यूटी हमारे आरबीआई के वो भी होंगे, और कोई एक मेंबर जो आरबीआई का ही मेंबर है, ठीक है। इसे हेड कौन करता है, गवर्नर। इसका डिसीजन क्या होता है, आरबीआई बाइंडेड होता है, इस डिसीजन इज बाइंडेड बाय आरबीआई। अब बाकी 3 मेंबर कौन होंगे, वो होंगे गवर्नमेंट से। इसके लिए कौन कैसे देखेंगे हम लोग, होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर एंड कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। वो ऐसे इंसान होंगे जो कम से कम 4 साल के लिए ऑफिस से संभालेंगे और वो रीअपॉइंट नहीं होंगे। जिसमें हमारे अभी तक कौन कौन मेंबर रहे हैं, प्रोफेसर आशिमा गोयल जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की तरफ से मेंबर रही है, दूसरा प्रोफेसर जयनाथ ए वर्मा जो IIM अहमदाबाद से हैं वहाँ के, ठीक है। तीसरे हैं डॉक्टर संशिका बेड़े जो कि सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक के, जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा सपोज टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, नॉर्मली मीट वंस इन 2 मंथ। ये कम से कम साल में 4 बार मिलते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि 2 महीने एक बार तो कम से कम मिल ही लेते हैं। इन एवरी 6 मंथ दे इशू मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। हर 6 महीने में ये एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इशू करते हैं, जिसमें 2 चीजें होती हैं, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, प्रोजेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। यानी क्या इशू कर देखेंगे ये लोग, हर 6 महीने जो रिपोर्ट बनाएंगे कि इन्फ्लेशन कैसे चल रही है मार्केट के अंदर और इन्फ्लेशन कितनी बढ़ सकती है अगले 6 से 8 महीनों के अंदर, उस चीज को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वंस एमपीसी इज कंडक्टेड विद 14 डेज ईच मेंबर हैज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब एमपीसी एक बार कनेक्ट हो जाएगी, ईच मेंबर का 14 दिन होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए। यानी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है उसने रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी, अब उस रिपोर्ट को समझाना भी था बाकी मेंबर्स को कि हाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका रिपोर्ट को लेके, तो हर मेंबर को 14 दिन मिलते हैं।
टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेंगे हमारे, जिसके में दो तरह से हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल क्या रहते हैं हमारे, रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर हमारे और दो तरह के होते हैं, एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर को आप जानते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर हमारा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। फिर हमारे एलईएफ रहेगा इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे तीन आएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। और तीसरा हमारा ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेके। क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर क्रेडिट की, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन को लेके। इसके अलावा हम लोग अब इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन में आगे देखते हैं। हमारी पहले हम लोग जानते हैं कि हॉकिश और डॉविश क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। इस हॉकिश और डॉविश का मतलब ये रहेगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। हॉकिश के अंदर हम लोग इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए बात करेंगे, ठीक है, जबकि डॉविश के अंदर हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे या इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब थोड़ा सा बराबर है, मतलब ज्यादा कुछ ना हो इस तरह से। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनिंग पॉलिसी यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हॉबिस के अंदर क्या है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज करनी है, और अब हम क्या कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी, ताकि पैसा कम से कम हो बाजार के अंदर, ताकि लोग डिमांड कम करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। जबकि हम डोविश में क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेंगे, ताकि बाजार में पैसा ही पैसा हो, लोग सामान ही सामान खरीद लें, ठीक है ना, ताकि जो मंदी चल रही है बाजार में वो ठीक हो जाए। उसके अलावा करंट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हॉबिश के अंदर स्ट्रांग रहती है, डोविश के अंदर वीक रहती है। इन्फ्लेशन कैसी रहती है हॉबिश के अंदर, बढ़ी हुई, क्योंकि डोविश के अंदर क्या होती है, घटी हुई इन्फ्लेशन होती है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है हॉबिश के अंदर, बढ़ जाते हैं, क्योंकि डोविश के अंदर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है इसके अंदर, हॉकिश के अंदर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डोविश के अंदर हमारी बढ़ जाती है। करेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारा इसको लेके, हॉकिश को हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन डोविश के अंदर क्या होती है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग हॉकिश और डोविश को लेकर ध्यान रखेंगे अपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। हॉकिश के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स आर डिस्क्राइब्ड एज हॉकिश व्हेन दे आर इन सपोर्ट ऑफ द राइजिंग of interest rate to fight inflation, even to determinant of economic growth and employment, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको ध्यान देंगे तो अब हमारा क्या हो रहा है, हॉकिश के अंदर सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो थोड़ी सी हेल्प करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके बाजार के अंदर, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो सब लोग क्या करेंगे, पैसा खर्च करने के बजाय पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट्स में तो लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। इस तरह से दे आर नोन एज हॉक्स एंड यूज वर्ड लाइक टाइटन एंड हीटिंग अप विल बी यूज। दे क्या कहते हैं, हॉक्स यानी ईगल की तरह, जो एक पंजा बना के रखते हैं कि जैसे उनको लगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही मार्केट में, पंजा दबाया, पैसा कंट्रोल किया, इस तरह से। Example, the Bank of England suggests the existence of a threat of high inflation. So बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, सजेस्ट किया कि इन्फ्लेशन का थ्रेट हो सकता है, हाई इन्फ्लेशन का। The Bank of England could be described as being a hawkish if they made an official statement being leaning towards the increasing of interest rate to reduce high inflation. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, इसको लेके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही रहे स्टार्टिंग से, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने ना दिया जाए, अगर थोड़ी सी बढ़ भी रही है तो उसे कंट्रोल में लिया जा सके। इसके अलावा डोविश इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स आर डिस्क्राइब्ड एज डोविश व्हेन दे फेवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर टाइटनिंग इंटरेस्ट रेट। जब उन्हें लगता है कि भाई मार्केट में पैसा ही नहीं है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं ताकि लोगों का पैसा हो, लोग थोड़ा सा सामान खरीदें, कुछ करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ग्रोथ हो, थोड़ा इतना मार्केट सर्कुलेशन ऑफ मनी की तरह पैसा चलता है। They also tend to have a non-aggressive stance or a viewpoint regarding a specific economic event or action. इनका कोई ऐसे नॉन एग्रेसिव स्टैंस नहीं होता और मतलब व्यू पॉइंट रखते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि यार अब कितना बढ़ाने, सब तो क्या होता है मिलके होता है डिसाइड। दे आर ऑल्सो नोन एज डोव्स एंड यूज वर्ड लाइक सॉफ्टर एंड कूलिंग डाउन विल बी यूज। अब इनका क्या है कि इनको डोव्स कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या ठंडा रखते हैं, क्या बाजार में पहली बहुत गर्मी है, मतलब पहले ही पैसा नहीं है लोगों के पास और पैसा टाइट ना किया जाए लोगों से, इसलिए पैसा बाजार में फैलता रहना चाहिए, तो इसलिए ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं। रेफर टू वेरियस मेथड बाय विच सेंट्रल बैंक यूज इट टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू गेन डोविश और हॉकिश। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक अगर
मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इकोनॉमी को होविश करना है, डोविश करना है और हॉकिश करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं, पर ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आते हैं, तो हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पहला बैंक रेट क्या होते हैं। बैंक रेट मतलब फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट कोलेटरल, ठीक है ना। मतलब ये लंबे समय के लिए होते हैं बिना किसी कोलेटरल के। कोलेटरल जब जब जानते हैं ना कि बिना किसी को गिरवी रखे। आरबीआई लोन ऑन सर्टेन इंटरेस्ट रेट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। आरबीआई क्या करता है, लोन देता है एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि इसमें हो गया कि बैंक रेट बढ़ाया तो मनी सप्लाई कम हो गई। सरकार ने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया मार्केट में से तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। नोट बैंक नाउअडेज बैंक रेट इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई, एलएएफ इज यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बैंक रेट को आरबीआई ने यूज करना बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं, वो एलएएफ का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करें कि एलएएफ क्या होता है, तो हो गया हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी का टूल रहेगा जिसको आरबीआई यूज करता है ताकि वो बैंक से, जिसका मतलब कहेंगे कि अलाउ बैंक्स टू बोरो मनी टू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स और टू मेक लोन्स टू आरबीआई थ्रू रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट्स। यानी कि ये बैंक को अलाउ करेगा कि बैंक ज्यादा से लोन आरबीआई को दे सके, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मार्केट में पैसा है वो कम हो सके। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। दूसरा क्या है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट सब जानते हैं, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। आरबीआई किसको लोन देगा, बैंक्स को, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, सिक्योरिटीज बैंक क्या देगा, इसके बदले में सिक्योरिटीज देगा। जैसे रेपो रेट बढ़ जाएगा मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी फिर से मार्केट के अंदर। इससे क्या हमारा क्या लिखा है हमने नीचे नोट, इन रेपो ऑप्शन बैंक्स कैनॉट यूज एसएलआर सिक्योरिटीज, दैट्स व्हाई लेटर ऑन एमएसएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड। रेपो ऑप्शन में क्या होता है कि बैंक एसएलआर की सिक्योरिटीज को यूज नहीं कर सकता, जिसके बिहाफ पे हमने क्या किया, लेटर ऑन एमएसएफ को इंट्रोड्यूस कर दिया। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है जो उसमें आरबीआई लोन करता है बैंक्स को और जिसके बदले सिक्योरिटीज वो ले रहे हैं, वो है हमारा 90 डेज का। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट भी है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक लोन करेगा आरबीआई को, आरबीआई बदले में क्या देगा, सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट भी अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। आरबीआई इज गिविंग बेटर रेट देन नॉर्मल कस्टमर प्लस एश्योर गारंटी, सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। आरबीआई क्या करता है कि बेटर इंटरेस्ट रेट देता है नॉर्मल कस्टमर्स के मुकाबले में और गारंटी भी एश्योर कर देता है। तो उससे क्या होता है, सिक्योरिटीज मिल जाती है एज ए कोलेटरल के तौर पे। तो बैंक के अंदर सारा पैसा आरबीआई को देते हैं लोन के तौर पे, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, मार्केट में फिर से पैसा कम हो गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है हमारी, इन एमएसएफ इवन एसएलआर सिक्योरिटीज कैन बी यूज बट नॉट 2% ऑफ द एनडीटीएल, ठीक है ना। एमएसएफ में क्या होता है, एसएलआर की सिक्योरिटीज यूज की जा सकती हैं बट नॉट 2% ऑफ एनडीटीएल। मतलब एनडीटीएल के जो होती है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का, उसका 2% से कम ही होना चाहिए, ठीक है ना, 2% होना चाहिए। हाउएवर इन द कोविड टाइम इट वाज इंक्रीज 3%। कोविड के टाइम पे इसको 3% तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वे वैसे हमेशा 2% से कम ही होनी चाहिए हमारी एसएलआर की सिक्योरिटीज एनडीटीएल के मुकाबले में। लार्जली अवेलेबल टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये क्या है कि लार्जली अवेलेबल किसको है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ आरआरबी, आरआरबी कौन हो गया हमारे, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है ना, एंड कोऑपरेटिव्स, इट इज अवेलेबल फॉर देम प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया। ये क्या क्या करते हैं, माइनस फैसिलिटी हम किसको प्रोवाइड करते हैं, आरआरबी को, कोऑपरेटिव्स को, और हम ध्यान देते हैं कि एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करें। एमएसएफ के बनने से क्या होता है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो हमें ध्यान दें कि इन चारों में से मॉनेटरी पॉलिसी के उसमें से और कुछ भी बढ़ता है, ठीक है ना, चाहे बैंक रेट बढ़े, रेपो रेट बढ़े, एमएसएफ बढ़े या रिवर्स रेपो रेट बढ़े, मनी सप्लाई डिक्रीज ही होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। अगर ये चारों किसी तरह से बढ़ रहे हैं तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, अगर ये चारों घट जाएंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें एक आरआरबी का दिया गया था, तो पहला आरआरबी कहाँ था हमारा, मुरादाबाद यूपी के अंदर, जो पहला रीजनल रूरल बैंक बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो सब ध्यान रखेंगे कि पहला आरआरबी जो हमारा था वो मुरादाबाद यूपी में बना था। अब हम आगे देखते हैं इसके और भी जो है फंक्शन।
मॉनेटरी पॉलिसी के, जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो को लेके, सर्टेन मनी डिसाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कैश का कुछ रिजर्व आरबीआई के पास बैंक्स को रखना पड़ता है। बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है, जो कि कैश की फॉर्म में होता है। पर अगर कल को बैंक डूब गया तो भाई पैसा तो लौटाना है ना। तो अगर बैंक के 10 रुपए हैं तो बैंक क्या करेगा, उसमें 3 या 4 रुपए आरबीआई के पास रखेगा, बचे हुए पैसे में से सारे अपना काम करेगा, ठीक है। ये कैश में होता है। नॉट अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, नो इंटरेस्ट गिवन ऑन इट, इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अगर सीआरआर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। दोज विच आर शेड्यूल्ड अंडर सी सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है ना। नोट फॉर शेड्यूल्ड बैंक मेंटेनिंग सीआरआर इज मैंडेटरी, इफ फेल अट्रैक्टिव पेनल्टी ऑफ बैंक रेट प्लस 2%। शेड्यूल्ड बैंक को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर मैंडेटरी करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बैंक रेट देना पड़ेगा, प्लस 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अब एसडीएफ को, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। ये भी रिवर्स रेपो रेट की तरह है। बैंक लोन, बैंक किसको लोन कर रहा है, आरबीआई को। लेकिन इसमें क्या है कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही उसको, कोई ऐसा कोलेटरल नहीं दिया जा रहा। विल नॉट कैलकुलेट इन सीआरआर, ये सीआरआर के अंदर कैलकुलेट नहीं होती। एसडीएफ भी बढ़ेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है ना। एसएलआर क्या होगा, हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर्टेन बैंक विद देमसेल्फ कैश kept cash, gold and security. Before 1991, RBI mandated that SLR should be minimum 25% and maximum 40%. RBI mandate करता था 1991 से पहले कि SLR मिनिमम 25% होना चाहिए और मैक्सिमम 40% होना चाहिए। लेकिन नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि इसको मिनिमम 0% कर दिया जाए और मैक्सिमम 40% कर दिया जाए। इसके बाद नचिकेत मूर्त कमेटी ने क्या किया इसको कि SLR इज आर्बिट्रेटरी नेचर and should be discontinued because it is advisory affecting the secondary market of government security। लेकिन नचिकेत मूर्त कमेटी ने क्या कहा कि इसे हम डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि सेकेंडरी मार्केट में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उन्हें अफेक्ट करता है। गेट सम प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्लस एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड। इससे फायदा क्या था कि हमारा कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है सिक्योरिटीज के ऊपर और हमारा गोल्ड जो था एप्रिशिएट हो जाता था। एसएलआर के बढ़ने से भी क्या होता है, हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो हमने अभी तक देखा कि जितने भी हमारे 7 के 7 इंस्ट्रूमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी के, इनसे क्या होता है कि हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज ही होती है। जैसे ये बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ही ये कम होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं लिक्विडिटी एडिशनल फैसिलिटी को लेके, ठीक है। अब ये क्या है, इसको नरसिम्हन कमेटी ने दिया था रिकमेंडेशन के ऊपर। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन इशू किए जाते हैं ओवरनाइट के लिए, मतलब ओवरनाइट 7 डेज 14 डेज टू फैसिलिटेट फास्टर लिक्विडिटी। अगर एकदम लिक्विडिटी बढ़ानी है मार्केट के अंदर तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन इशू कर देंगे। इन इट रीपर्चेस एग्रीमेंट्स आर मेड। इसके अंदर क्या होता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट बनाए जाते हैं कि मतलब अभी हम इशू कर रहे हैं तो वापसी ले भी लेंगे। पर्सन ए इज सेलिंग समथिंग टू पर्सन बी एंड टेकिंग मनी विद रीपर्चेस एग्रीमेंट, दैट इज आफ्टर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर्सन ए विल बाय इट बैक एट व्हाट रेट ही विल पे बैक द मनी विल बी कॉल्ड एज रीपर्चेस रेट और रेपो रेट। मतलब कि पर्सन ए ने कुछ बेचा पर्सन बी को, तो एक रीपर्चेस एग्रीमेंट इशू कर देगा कि आफ्टर सम टाइम मैं इसको वापसी ले लूंगा और जितना भी तुमने दिया था वो वापसी दे दूंगा। यूज बाय बैंक्स फॉर द डे टू डे मिसमैचेस इन लिक्विडिटी। इसे बैंक यूज करता है ताकि अपनी डे टू डे जो मिसमैच होता है लिक्विडिटी के अंदर उसे ठीक कर सके। हैज टू इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर इसको दो तरह से यूज करता है, पहला रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट के जरिए। इसके अलावा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी हमने पीछे पढ़ा था, ये सेम ही रहेगा, कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन की तरह है। एसएलआर सिक्योरिटीज कैन बी यूज, वैसे ही 2% से कम होना चाहिए एनडीटीएल के, लेकिन कोविड टाइम में इसको बढ़ा दिया गया था। लार्जली क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यूज करते हैं इसको। इन केस ऑफ आरआरबी प्लस कोऑपरेटिव इट इज अवेलेबल फॉर देम एंड फॉर मीडिएट क्राइटेरिया। मतलब आरआरबी और कोऑपरेटिव को भी इसे अवेलेबल कराया जाता है और उन्हें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, ठीक है ना। मेन इसका एम क्या है, रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट एंड स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन। इसका मेन एम है कि इसे रातों रात बाजार में से एकदम इंटरेस्ट रेट को कम करना है, इंटर मार्केट को ठीक करना है, इंटर बैंक मार्केट को, उसके लिए। और हमारी जो ट्रांजेक्शन चल रही है मार्केट्स में उसे स्मूथनेस का ध्यान देके। इसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं, पॉलिसी कॉरिडोर एंड द रिसेंट चेंजेस इन दैट। पॉलिसी कॉरिडोर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है हमारी, और उसमें थोड़ा सा रिसेंट चेंज क्या हुआ है।
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, अभी हमने सब समझे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड पॉलिसी कॉरिडोर। इन सब के बीच का जो रिश्ता है उसे पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। बट सो रेपो रेट इज, रिवर्स रेपो रेट शुड बी 25% बेसिस पॉइंट लेसर। रेपो रेट क्या कुछ भी हो, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, 25% बेसिस पॉइंट रेपो रेट से कम ही रहेगा। इन कोविड टाइम्स RBI tried to reverse repo rate and attractive by reducing it 65 basis point lesser to repo rate। ठीक है ना, कोविड के समय में आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को 65 बेसिस पॉइंट कम कर दिया रेपो रेट से। इसके बाद मोर एवर दे फोकस अपॉन ऑक्शनिंग द वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। उन्होंने थोड़ा क्या किया, उसको ऑक्शनिंग पे भी डाल दिया। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर सेड दैट इंस्टेड ऑफ रेपो रेट STF will be 25% basis point lesser than repo rate। कि रेपो रेट को तो SDF के उससे थोड़ा कम ही रखना चाहिए, मतलब SDF से 25% बेसिस पॉइंट कम ही होना चाहिए हमारा रेपो रेट। ये 20% बेसिस पॉइंट होते हैं वो 0.25% के हिसाब से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हो गया कि वो जगह जहाँ पे खुलेआम, कहते हैं खुला बाजार है, जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बिकते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह है। इसको आप ये समझिए कि गली के बाहर बाजार लगा है, उसमें आप जाके शेयर और बॉन्ड्स बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है ये भी एक तरह से, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर में आता है। 2021 के अंदर क्या OMO का न्यू नेम कर दिया उन्होंने GSAP, ठीक है ना। 2006 के अंदर क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे MSME कर दिया था। इस तरह से आरबीआई में बाय एंड सेल सिक्योरिटीज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज खरीदता बेचता रहता है। OMO टेक्स प्लेस वाया OTC और ऑक्शन। OMO कैसे होता है, ओवर द काउंटर, मतलब काउंटर में रख के बात करते हैं तब जाके इसमें डील होती है। ये ऑक्शन के जरिए OMO के अंदर सिक्योरिटीज बेची या खरीदी जाती हैं। इसका मेन काम क्या है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। एज पर आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टोल्ड बिफोर हैंड, मतलब आरबीआई का कहना है कि जो सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती है उन्हें पहले बताया जाता है कि हाँ ये सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जा रही हैं। आरबीआई सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट एंड गेट मनी, रिजल्ट मनी सप्लाई डिक्रीज। आरबीआई बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, रिजल्ट मनी सप्लाई इंक्रीज। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बेच रही है बाजार के अंदर, यानी मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रही है। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीद रही है बाजार से तो क्या कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रही है तो यानी पैसा दे रही है। ठीक है ना, अगर आरबीआई सिक्योरिटी बाजार से खरीद रही है तो पैसा दे रही है, सारा पैसा क्या होगा अपने अंदर कर लेगी। सिक्योरिटीज बेची, पैसा अंदर। उसके अलावा अगर आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रही है तो क्या है, पैसा दे रही है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। अगर सिस्टम से एक्सेस पैसा खींचना है तो हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का यूज करते हैं। 2003 RBI not needed money but to decrease money supply RBI issued fresh securities and selling it in market। वैसे इसकी जरूरत पड़ी नहीं कभी, पर 2003 के अंदर आरबीआई को मनी सप्लाई डिक्रीज करनी थी तो आरबीआई ने क्या किया, इसके जरिए फ्रेश सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू कर दी और उससे क्या किया, मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी। विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। एक्सेस पैसे को निकालने को इन्होंने क्या कहा कि स्टेरिलाइजेशन होता है एक तरह से। इसके अलावा मॉरल सुएशन मीन्स परसुएशन एंड रिक्वेस्ट। समटाइम आरबीआई डिक्रीज रेपो रेट बट बैंक डू नॉट इट। कई बार क्या होता है कि आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर देता है पर बैंक नहीं करता। सो आरबीआई रिक्वेस्ट बैंक टू डिक्रीज द लेंडिंग रेट सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। इन दिस periodic डिस्कशन डन बाय आरबीआई विद कमर्शियल बैंक। इसमें समझा कि क्या मतलब है मॉरल सुएशन का, कि मतलब आपसी बातचीत और रिक्वेस्ट के जरिए सारे काम होते हैं। कई बार क्या हुआ कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया पर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम ही नहीं किए लेंडिंग रेट्स के लिए, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। अगर बैंक थोड़ा सा लेंडिंग रेट कम कर देगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जितना ज्यादा लोग पैसा कम खर्च करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी हमारी। ये सब कैसा होता है, आगे डिस्कस करते हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट रेगुलेटरी एक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई ने जाकर सीधा एक्शन ले लिया। क्या किया, अगर कमर्शियल बैंक कॉपरेट नहीं कर रहे आरबीआई के साथ, नहीं सुन रहे,
आओ फिर देखते हैं तुम्हारा किसमें कितना है तुम। आरबीआई में चार्ज अ पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट रेट ओवर एंड अबव द बैंक रेट अपॉन द डिफॉल्टिंग बैंक। अगर कोई बैंक उनकी बात नहीं सुनता तो आरबीआई क्या करता है, पेनल्टी लगा देता है इंटरेस्ट रेट के साथ, उसके ऊपर बैंक रेट की पेनल्टी भी लगा देता है जो बैंक उसकी बात नहीं सुनता है, जो बैंक डिफॉल्ट करता है उनकी बात सुनने के लिए। इसका हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। इन शॉर्ट डेफिनाइट अमाउंट ऑफ लोन एट प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है ना, मतलब हमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर। अब किस किस चीज़ में हमें ध्यान देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है हमारे, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी और अदर्स, ठीक है। एज पर आरबीआई दे आर प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब ये क्या है कि आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट में मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। इसको लेके क्या होता है कि हमें इनको लोन्स देना है तो इन सबके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए कि अगर इनको लोन्स चाहिए तो हम इजीली प्रोवाइड करा सकें। एज द मनी इज चैनलाइज्ड in certain given section of the economy, it means it helps in managing inflation by controlling those sectors which are overheating on one hand and funding those sectors which are important। इसमें क्या मतलब है कि कुछ सेक्टर्स को ध्यान रख के इन्फ्लेशन मैनेज किया जाए, कुछ सेक्टर्स को जिनको पैसा ज़्यादा उछल रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए, कुछ सेक्टर्स को पैसा दे दिया जाए, ठीक है। सबके साथ मिल बांट के काम करें, सबके ऊपर कहते हैं ना दबाव बना रहना चाहिए सबका, आरबीआई का दबाव हर चीज का बना भी रहना चाहिए। जब वो चाहे तो छूट दें, जब वो चाहे तो हाथ खींच लें, हाथ टाइट कर ले अपना उसके ऊपर। एज फॉर नॉन नेशनलाइज्ड बैंक इट इज 40% सेंट्रल, इट इज 40% टोटल क्रेडिट। नेशनल बैंक के लिए कितना क्रेडिट दे सकते हैं 40%, प्राइवेट बैंक से 40%, फॉरेन बैंक 40%, आरआरबी की तरफ दे सकते हैं क्रेडिट 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75%, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो आरबीआई कंट्रोल में आते हैं वो भी 75% दे सकते हैं, और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी। इसके अलावा हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। इसका एक सर्टिफिकेट बनता है पीएसएल सर्टिफिकेट। इफ वन बैंक हैविंग मोर देन वन क्राइटेरिया पीएसएल इट में इशू पीएसएल सर्टिफिकेट। अगर कोई बैंक इसका क्राइटेरिया मीट करना है एक से ज्यादा तो क्या करेगा, पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करेगा। यूज बाय दोज बैंक हु कुड नॉट मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। जो बैंक अपना क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाती है, उससे ज्यादा क्राइटेरिया मीट कराना पड़ता है तो वो पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एग्जाम्पल फॉर एसबीआई पीएसएल रिक्वायरमेंट 40%, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, आरबीआई 40%, बट इट हैज गिवन मोर देन 40% ऑफ लोन प्रायोरिटी सेक्टर, सो व्हाटएवर सरप्लस इज एसबीआई विल इशू अ पीएसएल सर्टिफिकेट फॉर इट व्हिच कैन बी परचेज्ड बाय अदर बैंक्स हैविंग डेफिसिट इन पीएसएल रिक्वायरमेंट। समझ गए, अगर एसबीआई ने 40% लोन देने की पावर है और उसने क्या किया 40% ज्यादा लोन दे दिया, अब जो सरप्लस हो गया उसका लोन, उसके लिए वो क्या करेगा, पीएसएल सर्टिफिकेट इशू कर देगा जिसको दूसरे बैंक के वो परचेज कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पैसे उनका कम पड़ गया, समझिए 40% देना था 45% लोन दे दिया, अब जो 5% लोन का जो पैसा उनका कम पड़ गया उसके लिए उन्होंने क्या किया, पीएसएल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब इसको अदर बैंक को दे दिया परचेज करने के लिए, उन्होंने खरीद लिया, तो अब क्या हुआ कि अदर बैंक से थोड़ा पैसा पास के तौर पर उनका आ गया, तो उनका जो डेफिसिट था वो टाइम के लिए पूरा हो गया। इसके अलावा क्या होगा, लोन टू वैल्यू used by RBI for increasing and decreasing the marginal requirement which can increase or decrease the money supply। इसको RBI यूज करता है marginal requirement को बढ़ाने या घटाने के लिए, जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है मार्केट के अंदर। इट इज marginal requirement क्या है, इट इज अ मार्जिन ऑफ कोलेटरल वैल्यू, मार्जिन जिन्होंने पैसा गिरवी दिया हुआ है लोगों को उसका। इट इज मेंटेन्ड, इट हैज टू बी मेंटेन्ड एंड केप्ट विद देम, हमें इससे हमें क्या करता है अपने मेंटेन रखना पड़ता है। एग्जाम्पल एज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड इज 20%, in that case loan against gold is 80% of the loan will be provided and 20% will be kept by the bank after the market value of gold is given as collateral। समझ गए ना आप लोग, अगर गोल्ड में कहा कि मार्जिन 20% का है, ठीक है ना, अगर इस केस में 80% का लोन उसको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, तो 20% का जो गोल्ड उनके पास पड़ा है, जो गोल्ड की वैल्यू पड़ी है मार्केट वैल्यू की, तो उससे वो ऐसा कोलेटरल दे सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग नहीं, किस अगर 100 रुपये का सोना था हमारे पास, हमने उसने क्या किया 80 रुपये का लोन उनको दे दिया, अब हमें 20 रुपये बचे हुए हैं और हमारा 100 रुपये सोना ही पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो 20% हमारे पास पड़ा हुआ था उसका भी लोन दे सकते हैं आगे मार्केट के अंदर। इसी के साथ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है वो यहाँ खत्म होता है। इसके अलावा हम लोग देखें वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस में क्या है कि हमारा पैसा देना और पैसा लेना एक तरह से, ये फैसिलिटी कौन देता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जब आरबीआई से लोन लेती हैं, ठीक है ना। इसका हमारा क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली 90 दिन के लिए। इसमें हमारा क्या रेपो रेट का यूज करते हैं हम लोग, जो इंटरेस्ट रेट होगा हमारा वो रेपो रेट के बराबर ही होगा।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लोन चाहिए आरबीआई से, तो क्या करेगा, बेस एंड मीन्स के एडवांस के थ्रू ले लेगा। इसे हम एसडीएफ से कंपेयर भी कर सकते हैं। इफ स्टेट इज एग्जॉस्टेड इट्स लिमिट ऑफ एसडीएफ, इट गेट अ नॉर्मल डब्ल्यूएमए। अगर स्टेट ने अपनी एसडीएफ की लिमिट एग्जॉस्ट कर दी है, मतलब खर्च कर दी है, तो क्या करेगा कि एक नॉर्मल डब्ल्यूएमए ले सकता है आरबीआई से। कुछ समय के लिए कुछ पैसा उधार पे ले लिया, जैसे उनका अगले 90 दिन में उनका पैसा आ जाएगा तो वापसी कर देंगे उनको। रीजन टू मीट मिसमैचेस इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों लिया गया था? जो हमारा मिसमैच हो गया था रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में गवर्नमेंट के, उसको ठीक करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है? कैश फ्लो प्रॉब्लम ऑफ स्टेट हैज बीन aggravated by the impact of COVID-19। ये बेसिकली कब काम आता है? जब हमारा कैश फ्लो होता है स्टेट्स का, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब कैश फ्लो स्टेट्स को क्या है कि पैसा देना भी है, सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो जो उनको पैसा उन्हें बांट कर लोगों को, जो हर पैसा जा रहा है तो उसको जो पैसा देना है उसके लिए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब पड़ा? कोविड-19 के अंदर। एज पर आरबीआई एक्ट सेक्शन 17 सेज WMA गिव टू फैसिलिटीज नॉर्मल बेस एंड मीन एडवांस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती स्टेट्स को। दूसरा स्पेशल बेस एंड मीन्स एडवांस, जिसमें क्या होता है कोलेटरल आर प्रोवाइडेड बाय पार्टी टेकिंग लोन। इसमें क्या होता है कोलेटरल देना पड़ता है। दिस WMA कुड बी फॉर 90 डेज। ये जो WMA वो 90 दिन के लिए होता है। एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं हमारे 90 प्लस 14 दिन। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज कुड बी गिवन 90 प्लस 14 एक्स्ट्रा डे। एवरी स्टेट हैज गिवन अ लिमिट, मतलब हर स्टेट को क्या है कुछ लिमिट दी गई है। बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 3 ईयर ऑफ बैलेंस शीट प्लस ओवरड्राफ्टिंग कैन बी डन। अगर उनकी 3 साल की बैलेंस शीट को का एवरेज देख के उन्हें ओवरड्राफ्टिंग भी दी जा सकती है। इफ टेकन फॉर 90 डेज विद इन अ लिमिट देन रेपो रेट विल बी चार्ज्ड। इफ टेकन फॉर 90 डेज प्लस एक्स्ट्रा डेज विद इन अ लिमिट, तो रेपो रेट प्लस 1%। अगर ओवरड्राफ्टिंग हो रही है प्लस उसमें एक्स्ट्रा डेज भी ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट प्लस 2%। अगर 100% ओवरड्राफ्टिंग हो रही है, मतलब मोर देन 100% ओवरड्राफ्टिंग है, तो रेपो रेट प्लस 5% का इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना। बेसिक मीन्स एडवांस का मतलब क्या है? अगर एक लाइन शब्द बनाओ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जनरली 90 दिन के लिए, तो क्या करेगी, बेसिक मीन्स एडवांस के थ्रू पैसा लेगी। क्यों लेगी? अपने से मिसमैच को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होती है हमारी। सिंकिंग फंड क्या है? सपोर्टिंग फंड क्रिएटेड बाय द पार्टी हु हैव टेकन द लोन। मतलब जिस पार्टी ने लोन लिए है उसको अगर कोई सपोर्टिंग फंड की जरूरत पड़ी है तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। हाँ भाई हमारा पैसा डूब गया भाई, थोड़ा सा लगा के अगर पैसा बच सकता है तो आप ये थोड़ा सा सपोर्ट फंड के तौर पर ये पैसा रख लीजिए, तो वो क्या सिंकिंग फंड। आफ्टर सम टाइम दिस फंड टर्न इनटू ह्यूज कलेक्शन ऑफ फंड यूज्ड टू रीपे प्रीवियस डेट। कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसे पिछला हम लोग लिया, ये क्यों लिया था सिंकिंग फंड? भाई पिछला उधार चुकाने के लिए, पिछला पैसा हमने उधार पे लिया उसको चुकाने के लिए कई बार हमें सिंकिंग फंड लेना पड़ता है। फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है फिक्स अमाउंट का डिपॉजिट करता है रेगुलर इंटरवल के अंदर, मतलब कुछ कुछ पैसा हर महीने रेगुलर इंटरवल के तौर पर दिया जाता है। कंसोलिडेटेड सेकंड सिंकिंग फंड क्या हमारा? ऑन द सेम लाइन ऑफ सिंकिंग फंड आरबीआई एडवाइज स्टेट्स टू मेक सीएसएफ। ठीक है, 1999 टू 2000, जिसको 10th फाइनेंस कमीशन के अंदर बताया गया था। इसने 11 स्टेट ने अपना सीएसएफ बनाया है। सीएसएफ का मतलब समझ गया ना कि भाई अगर सरकार को लगा भाई पैसा कम हो रहा है, डूब रहा है पैसा या पैसा की कमी आ रही है, तो एक फंड लगाए सीएसएफ जिसमें कुछ पैसा हर महीने जमा कराए ताकि जरूरत पड़ने में पैसा वो निकाल सकें। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या है? इन कोविड टाइम आरबीआई अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम सीएसएफ मेंटेनिंग इट एसडीएफ, सॉरी नेमिंग इट एसडीएफ। आरबीआई ने अलाउ कर दिया सबको, गवर्नमेंट को, कि आप सीएसएफ में से लोन ले सकते हैं, जिसको एसडीएफ भी कहा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन रेपो रेट, यानी रेपो रेट से हमेशा अगर 2% घटा दें तो वो हमारा क्या होगा, इसके अंदर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब हम लोग बात करें सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है आरबीआई की? मतलब सब्सिडीज अगर देखें तो आरबीआई सबसे बड़ा हो गया भगवान, उनके छोटे भगवान हो गए, तो वो हमारे क्या है उनके यहाँ देखते हैं। इसमें पहला आता है हमारा डीआईसीजीसी, जो कि इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर। तो डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बना था? 1961 के डीआईसीजीसी एक्ट के अंदर। Its preamble is to provide establishment of corporation. इनका काम क्या है? एस्टेब्लिशमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करना। वाई?
फॉर परचेज ऑफ डिपॉजिट, गारंटिंग क्रेडिट फैसिलिटी और अदर मैटर्स को ध्यान रखे, ठीक है, फॉर अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल थ्रेड्स। इन सब चीजों को ध्यान रखना। क्या इनका किसका काम है? इनका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या थी उस समय? 5 करोड़। इसको ओन कौन करता है? आरबीआई, 100% ओन बाय आरबीआई। चेयरमैन कौन रहेगा? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई और एक अदर मेंबर। As all financial institution, commercial bank, cooperative bank can be a part of DICGC if fulfill the criteria. कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी इसके पार्ट रहेंगे अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इट प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर बैंक अकाउंट पर अकाउंट। सेटलमेंट टाइम इज 90 डेज, ठीक है ना। अब तो इसको आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है कि अगर कोई भी बैंक डूब जाता है, उसमें जो लोगों का पैसा पड़ा है, उसमें अगर किसी बैंक देकर 10 लाख रुपए थे अकाउंट में और बैंक डूब गया तो उसे कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस तो वो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ये सब कौन देखता है? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका 90 दिन का समय होता है कि अगर बैंक डूब गया 90 दिन में आपका पैसा दे दिया जाएगा। अब चाहे आपके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हो लेकिन मिलेगा 5 लाख ही, ठीक है ना। मेंटेन 3 टाइप ऑफ फंड, ये 3 तरह के फंड मेंटेन करते हैं। पहला कौन सा है? डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, क्रेडिट गारंटी फंड और जनरल फंड। डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड और क्रेडिट गारंटी फंड क्या है? हमारा इंश्योरेंस के तौर पे और गारंटी मिलती है। लेकिन जनरल फंड क्या है? हमारा सिर्फ डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए ही मिलता है हमें। इसके अलावा हमारे सब और कौन है? रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी कौन ऑन करता है? आरबीआई ऑन करता है। गिव आईटी सॉल्यूशन एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। अब जितने भी इतने सारे साइबर सिक्योरिटी का दिक्कत आती है, बैंक्स को आईटी की कोई हेल्प चाहिए या ऑनलाइन थ्रेट्स की दिक्कत आती है, उसे कौन ध्यान देता है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जो टीम में आती है ना, समझदार बनो, जागरूक नागरिक बनो, ठीक है ना, आरबीआई कहता है, वो वाली आरबीआई की जो ऐड आती है टीवी में, वो कौन देता है? यही देते हैं, रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। टेक केयर ऑफ आरबीआई सैंडबॉक्स, अ ट्रायल रन ऑफ एनी न्यू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड सेफ्टी। और कोई भी सॉफ्टवेयर का नया जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका ट्रायल रन देना है मार्केट के अंदर, तो उसकी कंपैटिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, सेफ्टी को कौन ध्यान रखेगा? रेबिट। ये कब बनाया गया? 2015-16 के अंदर। इसका हमारा कौन आता है? BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर के अंदर, ठीक है ना। इसको भी आरबीआई ओन करती है। ये कब बनी? 1995 से। अब आरबीआई के लिए कोई नोट भी प्रिंट करता होगा तो इसका काम क्या है? नोट प्रिंट करना, प्रिंटिंग बैंक नोट्स फॉर आरबीआई, ठीक है। जैसे आपने इसका नाम पढ़ लिया होगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, मतलब नोट का सर्कुलेशन है, नोट प्रिंटिंग का है, सब कुछ का कौन देखता है? यही संस्था देखती है। इसकी 2 प्रिंटिंग प्रेस है जहां 2 का नोट छपते हैं, एक मैसूर कर्नाटका के अंदर, दूसरी सलबोनी वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना। ये क्या है? रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये जब रजिस्टर हुई थी 1995 के अंदर, तो एक कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हेड करेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? आरबीआई, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई सब्सिडीज जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब रिजर्व बैंक के अंदर डिजिटल बैंकिंग कौन देखेगा? अब इतना सब कुछ चल रहा है तो उसको लिए कोई इंसान चाहिए, तो इसको कौन देखता है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब प्रमोट्स वेरियस इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग, जैसे यूपीआई, ई करेंसी, डिजिटल मार्केट बैंकिंग, ये सब कौन देखेगा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसका हेड कौन कर रहा है इस समय? गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन फ्रॉम इन्फोसिस, जो इन्फोसिस के अंदर है वो इसको हेड कर रहे हैं अभी। ये भी 100% सब्सिडरी किसकी है? आरबीआई की, ठीक है ना। इसके बाद आती है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, ठीक है ना। ये भी आईडीबी आरबीटी के एक्ट के अंदर बनाई गई थी ऑफ आरबीआई। इट इज डिजाइन डिप्लॉय प्रोवाइड एसेंशियल आईटी रिलेटेड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द आरबीआई। अब आरबीआई को आईटी से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो कौन प्रोवाइड कराएगा? इफ्टास, जो सारा डिजाइन डिप्लॉय, मतलब आरबीआई के साइट्स को लेके जो और भी जिसको जो भी कुछ करना है आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर, इससे उससे कुछ भी कुछ करना है तो कौन देखेगा? इफ्टास देखेगा। कनेक्ट बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलायबली एंड सिक्योरली। बैंक सारे बैंक को फाइनेंशियल को कनेक्ट करना रिलायबली और उनका सबका ध्यान रखना, वो इसका काम है। इंश्योर्स अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस 24/7 365 डेज अ ईयर, मतलब इसका ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो
24 घंटे, सातों दिन, पूरे साल। टेक केयर ऑफ क्लाउड रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई, जितना भी आरबीआई का डेटा क्लाउड के ऊपर पड़ा है उन सबका ध्यान रखना इसी का काम है। इनकॉर्पोरेटेड नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जब इनकॉर्पोरेट हुई तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट के, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सेक्शन 8 के अंडर में आ गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इसको भी 100% आरबीआई ओन करता है। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? इंडियन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर। मींस कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केप्ट असाइड, कंसीडर वेरियस रिस्क इन बिजनेस। अब क्या होता है भाई, इतना बड़ा, इतना पैसा है इंडिया के अंदर, इतनी सब कुछ देख के चलना भैया, पैसा डूब ना जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ क्या है, रिस्क है, इसमें कौन ध्यान देता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अंडर इट आरबीआई इनिशियली मेंटेनिंग 26.5% इकोनॉमिक कैपिटल। इसके तहत क्या करती है आरबीआई? 26.5% का इकोनॉमिक कैपिटल मेंटेन करके चलती है, ठीक है ना। आरबीआई हैज 3 प्रॉब्लम एंड इशू। अब आरबीआई ने जब इसको बनाया तो कुछ प्रॉब्लम इशू तभी इसको बनाया गया था। इनके प्रॉब्लम्स क्या थे? कंटीजेंसी फंड पर्पस को लेके, चेंज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी को लेके, चेंज इन वैल्यू ऑफ गोल्ड को लेके, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझें तो कंटीजेंसी फंड को लेके आरबीआई को दिक्कत आती है, तो उसको सोल्यूशन कौन देता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क देता है। चेंज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी वैल्यू चेंज हो रही है, उसको होल्ड करना है, ठीक है ना। उन सबके दिक्कत कौन देखता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क देखता है। गोल्ड की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, उन सबका ध्यान कौन रखेगा? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रखेगा, ठीक है। ये कब आई? बिमल जलाल कमेटी के थ्रू आई थी, रिकमेंडेशन के ऊपर 2020 के अंदर, ठीक है। 26.5 से 24.5 इसको रिड्यूस कर दिया गया। जब ये आई थी 2020 के अंदर, तब इसके अंदर हमने क्या कहा था? 26.5% के इकोनॉमिक कैपिटल को मेंटेन करना है। इसको अब कम करके 24.5 कर दिया गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। जो चैप्टर खत्म होता है सिर्फ मनी का टॉपिक खत्म होता है। अभी इस पर हम लोग बैंकिंग को भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस इकोनॉमिक के पार्ट को, मनी वाले पार्ट, मनी के पार्ट को, मनी के चैप्टर को यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।